नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है, जिनके बारे में आप विस्तार से जानना समझना चाहते हैं, और हम इस वक्त में ऐसी खबरों को विस्तार से आपके लिए पेश करते हैं। ऐसी खबरें जो समाज पर असर डालती हैं, आपके सोचने समझने पर असर डालती हैं। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, ऐसी खबरों के बारे में हम बात करेंगे। इस वक्त में चर्चा करेंगे, अपने खास मेहमानों से जुड़ेंगे, अपने सहयोगियों से, और देखेंगे क्या है ग्राउंड सिचुएशन, किस तरह से चल रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार। इस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे पंजाब चुनावों की, बात करेंगे उत्तराखंड की, बात करेंगे 5 राज्यों के चुनावों की। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त का एजेंडा। राज्यसभा में आज भी जारी है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। विदेश मंत्री ने कहा, कोविड काल में नौकरी खोने वाले प्रवासी भारतीयों का पुनर्वास है सरकार की प्राथमिकता। यूपी बीजेपी ने लॉन्च किया चुनाव के लिए पार्टी का थीम सॉन्ग। योगी आदित्यनाथ ने गिनाई बीजेपी की 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां। केशव प्रसाद मौर्य समेत दिग्गजों ने भरा नामांकन। वहीं योगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। संयुक्त किसान मोर्चा की कभी हां कभी ना। पहले कहा गैर सियासी है किसान मोर्चा, लेकिन आज से मोर्चे के लीडर राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, युद्धवीर सिंह सहित तमाम नेता बीजेपी के खिलाफ पश्चिम यूपी में करेंगे नुक्कड़ सभा। देश के दूसरे किसान संगठन पहले दिन से बता रहे हैं धरने पर बैठे किसान मोर्चा को राजनीतिक संगठन। और जम्मू कश्मीर में विस्थापितों की घर वापसी को लेकर सरकार की पहल। 2 साल में 1700 विस्थापित कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में सरकारी नौकरी। आर्टिकल 370 हटने के बाद तीनों खित्ते ने 1.5 लाख से ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारा। राज्यसभा में मंत्री नित्यानंद राय ने दी सूचना। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान की बात कर लेते हैं। किस तरह से चुनाव प्रचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोर पकड़ रहा है, इस पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान के लिए राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और अमित शाह, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और मायावती पश्चिमी यूपी में दे रहे हैं घर घर दस्तक। ये अब घर घर दस्तक तमाम दूसरे नेता भी दे रहे हैं। पहले बीजेपी के लोग लगे थे। अमित शाह और मायावती की गाजियाबाद में पब्लिक मीटिंग है आज और इसमें लोगों को रिझाने की कोशिश करेंगे। अमित शाह ने कहा कि 2/3 बहुमत के साथ योगी यूपी में सीएम बनेंगे, ये कहना है अमित शाह का। आज यूपी में किसी माफिया की तंग करने की हिम्मत नहीं है और माफिया पलायन कर चुके हैं, ये कहना अमित शाह का। यूपी विकास की नई ताबीर लिख रहा है, ये अमित शाह ने अपनी जनसभा में कहा है। 10 साल बाद अखिलेश यादव नोएडा आएंगे। अंधविश्वास के कारण नोएडा से बनाई थी दूरी, ये एक खबर है। योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा ये मिथ और दर्जनों बार आए नोएडा, अनेक प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का दादरी और नोएडा के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान के लिए राजनीतिक हलचल तेज हुई है, तो आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आखिर किस तरह से ये हलचल तेज हुई है और किस तरह से तमाम सारे जो नेता हैं वो अब दर दर, घर घर और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। सबसे खास बात है कि अखिलेश यादव 10 साल के बाद वो नोएडा पहुंचेंगे। इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो नोएडा नहीं आए और पिछले 5 सालों में वो नोएडा नहीं आए, क्योंकि नोएडा आने का एक मिथ इसको जुड़ा हुआ है कि जो नोएडा आता है वो उसकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चली जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मिथ को तोड़ा है। फिलहाल बीजेपी को हमारे गठबंधन से ऐतराज है, ये कहना है अखिलेश यादव का। उन्होंने बुलंदशहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आइए सुनते हैं। एक बात तो तय है, इस बार बाबा मुख्यमंत्री जी नहीं बनने जा रहे। उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। हम 2 नौजवान वो लोग हैं जिनको विरासत में किसानों की लड़ाई मिली है। हम लोग किसानों का संघर्ष कर रहे हैं। आप चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इसलिए कि किसान की अगर किसी ने लड़ाई सबसे पहले लड़ी तो चौधरी चरण सिंह जी ने। उन्हें आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें। और फिर हम समाजवादी लोग हैं, आप आरएलडी हैं, उन्हें दुख इसी बात का है कि दोनों साथ क्यों हैं।
तो अखिलेश यादव का कहना है कि दुख इस बात का है बीजेपी को कि दोनों पार्टियां आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन क्यों है और वो किसानों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। फिलहाल किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं नेता और किस तरह से चुनावी रंग में रंगा हुआ है उत्तर प्रदेश और खासतौर पर उसका पश्चिमी हिस्सा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, किस तरह के चुनावी रंग आप दिखाएंगे? बड़ा घमासान जबरदस्त हो गया है क्योंकि पहले जो मायावती थोड़ी लेट थी चुनाव प्रचार में वो भी उतर गई हैं। बीजेपी के नेता पहले दिन से घर घर दस्तक दे रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं और अब अखिलेश यादव भी इसमें जो उनकी जो चाल थी उसको उन्होंने थोड़ा तेज कर दिया है। बिल्कुल तेज किया है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, क्योंकि इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये पता है और बिल्कुल कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दल है उसको पता करना होगा। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, तमाम जो बड़े बड़े लीडर है, खुद मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार डोर टू डोर न केवल कैंपेन कर रहे हैं बल्कि हर जिले में जाकर ज्यादा से ज्यादा जो वोट है उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। खुद पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की आपने देखा होगा कि वर्चुअल रैली हुई थी, इसके साथ डोर टू डोर जो कैंपेन है उसकी शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई, जब पार्टी के अमित शाह वो डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वही अगर हम अखिलेश और जयंत की बात करें तो उन्होंने भी अपने जो दौरे हैं उनमें तेजी लाई। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 10 साल के बाद अखिलेश यादव नोएडा जाएंगे, क्योंकि ये मिथक था कि जो भी नोएडा जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं रहता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को तोड़ा और वो कई बार नोएडा गए। अब अखिलेश यादव भी नोएडा पहुंचेंगे। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें तो तीसरा बड़ा फैक्टर जिसकी चर्चा शायद ही जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें हो रही हो वो है मायावती। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर प्रहार करती है तो समाजवादी पार्टी पकड़ती है, समाजवादी पार्टी अगर प्रहार करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन मायावती का कहीं जिक्र नहीं हो रहा। और मायावती को ये कहा जा रहा था कि मायावती घर में बैठी हुई है, बाहर नहीं निकल रही है, लेकिन आगरा में जिस तरह की रैली उन्होंने की और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन वो लगातार करेंगे, तो मायावती भी अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज कराने की कोशिश करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और यही कारण है कि उन्होंने आगरा से जो उनका गढ़ माना जाता है बसपा का, वहां से उन्होंने शुरुआत की। हालांकि इस गढ़ को पिछली बार 2017 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया था और पूरी की पूरी जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन राजनीति में कई बार कुछ भी कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक हो जाता है कि हमने पहले भी देखा है। और मायावती एक ऐसा फैक्टर है जो आने वाले समय में लोगों को चौंका भी सकता है। तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टियां जो अपनी रणनीति बदल रही है उनमें ज्यादा से ज्यादा वोट लेने की जो कोशिश है है, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से कैसे आगे बढ़त बनाई जाए उस पर भी जो चक्रव्यूह है वो लगातार चल रहा है। लेकिन पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर, क्योंकि अगर यहाँ से ये सीटें जीतेंगी उसी के बाद ही आगे के चरण में वो अपनी बढ़त बरकरार रहेंगे। और यही कारण है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक की है। और जयंत का भी ये कह सकते हैं कि निर्णायक चुनाव है, क्योंकि जिस तरीके से जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ समझौता किया है, सहारनपुर से लेकर और आगरा तक ये बेल्ट ऐसी है जहां पर जयंत चौधरी लगातार अपनी पकड़ बनाने की बात करते हैं। लेकिन पिछली बार ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा था। तो इस बार देखना है कि समीकरण क्या 2017 का इतिहास दोहराएंगे या कोई नई इबादत इस इलाके में लिखी जाएगी। जी एक बात आपसे जानना समझना चाहेंगे नीरज कि चुनावों में मैसेजेस का संदेश दिए जाते हैं, एक पोस्चरिंग की जाती है और वो पोस्चरिंग बेहद जरूरी होती है। हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक, तमाम प्रत्याशी, तमाम उनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क से लेकर के और एक लंबी फहरिस्त है, कल भी तमाम वीडियो वायरल हुए थे जहां पर उनके जो प्रत्याशी हैं और उनके जो नेता हैं उनके बोल जो है वो बिगड़ जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं, तल्ख हो जाते हैं और तमाम वो जो मर्यादाएं हैं उसको लांघ जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा को मर्यादित किया जाए। तो ये भी एक पोस्चरिंग के तौर पर देखते हैं कि जो हमारी गलतियां हैं उसको छिपाने के लिए पहले ही आप जोर जोर से बोलने लगे और एक मैसेज देने की कोशिश है क्या ये? कोशिश है और अपने कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो गलत शब्दों का प्रयोग करने में हम भी करेंगे। और आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो भले इनकार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक मैसेज जाता है। जो छोटे नेता हैं वो तमाम तरह की गलत बयानी करते हैं, अपशब्दों का जो प्रयोग है वो करते हैं। और ये पूरी जो कवायद है वो इसी बात को लेकर होती है कि वो उनका जो मतदाता है, उनका जो समर्थक है वो उनके साथ लामबंद रहे। और यही कारण है कि आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में
खासतौर से जो वर्ग विशेष है उसको लेकर भी टिप्पणी की जा रही है। दो वर्गों में आपस में जो भेद है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक मैसेज दिया जाता है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं को, पॉलिटिकल पार्टी किस नीति पर चल रही है और जिस तरीके का जो मतदाता है वो भाषा चाह रहा है उसी भाषा का प्रयोग अपने चुनाव आयोग को देखना होगा। चुनाव आयोग को इस सम्मान देना होगा कि अगर लोग साफ सुथरे तरीके से चुनाव करवाना एक बेहद जिम्मेदारी का काम है चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग ऐसे नेताओं पर करते जो अपशब्दों का प्रयोग करते और वर्ग पे और समाज के अंदर विभाजन की बात करते हैं। तो चुनाव आयोग को देखना होगा और यही कारण है कि चुनाव आयोग लगातार अपने ऑब्जर्वरों के माध्यम से इन सारी चीजों पर निगाह रखे हुए है। और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता इस तरह की ज्यादा बताने वाली अगर खबर करेगा तो चुनाव आयोग जरूर संज्ञान में लेगा। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए, अपने जो वोटिंग परसेंटेज है उसे बढ़ाने के लिए इस तरह की भाषा और इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल, मतदाताओं को रिझाने के लिए और अपनी वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए इस तरह के तमाम प्रयोग किए जा रहे हैं और तमाम हथकंडे अगर अपनाए जा रहे हैं, ये शब्द कहें तो गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से ही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी सरकार के 5 साल का एजेंडा गिनाया। एक थीम सॉन्ग भी उन्होंने जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी सरकार के 5 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से 5 साल में विकास की नई राह पर चला है यूपी। अब यूपी देश की दूसरी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है, ये कहना है सीएम योगी का। 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा है यूपी, ये कहना है। और बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। नामांकन में प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ देश के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। भाजपा इस बार फिर बहुमत से सरकार बनाएगी, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। और सपा ने केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अनुप्रिया पटेल की बहन को टिकट दिया है, उनको मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से उनकी सरकार आने के बाद से कोई भी जगह पर पिछले 5 वर्षों में कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ और कहीं भी कोई आतंकी घटना नहीं हुई। कानून व्यवस्था के मामले में उनकी सरकार ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। आइए सुनते हैं। महिला पुलिस कार्मिक मात्र 10 यानी जितने थी, आज उसके ठीक 3 गुना है। यानी 5 वर्ष में उसके 3 गुना महिला पुलिस कार्मिकों को भर्ती किया गया और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अब हम लोगों ने महिला पुलिस बीट अधिकारी की तैनाती भी कर दी है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने हर ग्राम पंचायत में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती की है, जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। इसके साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के भी बेसिक थ्रस्ट रहा योगी आदित्यनाथ का। उनका कहना था कि 14वें नंबर से राज्य अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और निवेश लगातार आकर्षित हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 15-16 में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 14वें स्थान पर था। यानी देश और दुनिया का कोई भी निवेशक अगर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक रहता तो उत्तर प्रदेश कहीं नहीं आता था। व्यापक रूप से तकनीक का उपयोग करके निवेश मित्र जैसे पोर्टल की स्थापना करके तमाम सेवाओं को ऑनलाइन की, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक है यह हम लोग 94,000 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। 70% से अधिक लोगों ने डबल डोज ले ली है। जब देश की प्रतिष्ठित संस्था ने इस सीएमआई ने जब उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तुलना की तो 16-17 में जो लगभग 18% था, आज वह 3% पर आया है। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया
मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। इसके साथ ही पार्टी का थीम सॉन्ग भी उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया। बहुत है उपयोगी, और इसके बाद हम बात करेंगे विकास सिंह अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं बुलंदशहर, जहां इस वक्त बीजेपी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह जनसभा संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश जी ने ये टीकों को भाजपा का टीका कहा और कहा मैं नहीं दूंगा, बाद में डर लगा तो भी लगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। मित्रों, उनकी बातों में आकर उत्तर प्रदेश की जनता टीका न लेती तो तीसरी लहर में हमारा क्या होता बताइए? तकलीफ होती या नहीं होती? होती या नहीं होती? ऐसे नेताओं को शासन करने का अधिकार नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 130 करोड़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में टीका लगाकर उनकी सुरक्षा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी कोरोना आया, गरीबों को तकलीफ होने लगी। यहां पर ये भाई या बैठो, पीछे बैठो। यहां पर आना जाना बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। अब मुझे बताइए, हर रोज कमाकर हर रोज खाने वाले को तकलीफ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को, कितने लोगों को? जोर से बोलिए, कितने लोगों को? 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज भेजने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कई सारे विकास के काम किए हैं और कई सारी योजनाओं को मोदी जी ने नीचे तक भेजने का काम किया। मित्रों, डिवाई के लोगों की मांग थी कि गंगा एक्सप्रेसवे को डिवाई के साथ जोड़ा जाए। अब ताली बजा दो, मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे को डिवाई के साथ जोड़ा। डिवाई के गांवों को आदर्श ग्राम योजना में लिया गया है। यहां पर 100 बेड का अस्पताल बनाकर उसका लोकार्पण करने का काम भी हो गया। डिवाई में रोडवेज का बस स्टैंड भी बनाने का काम हो गया। 8 नए रोड सिर्फ डिवाई विधानसभा के अंदर बनाने का काम प्रगति को कर्णवास के। तो आप देख रहे थे बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा क्षेत्र से गृह मंत्री और बीजेपी के नेता अमित शाह लोगों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने जिस तरह से प्रदेश सरकार की उपलब्धियां और मोदी सरकार की उपलब्धियां लोगों को गिना रहे थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के कुछ आंकड़ों को भी कोट किया। आइए वो भी सुन लेते हैं। एनसीआरबी का नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की जो डाटा है उसके अनुसार डकैती के मामलों में लगभग 58%, लूट के मामले में 64%, हत्या के मामले में 23%, फिरौती हेतु अपहरण इसके मामले में 53%, दहेज मृत्यु में 8% और बलात्कार के मामलों में 43% कमी देखने को मिली है।
यानी बड़ा राज्य होने के बावजूद हम लोग इन सभी मामलों में इतनी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई। और हमारा संवाददाता विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और उत्तर प्रदेश में किस तरह से चुनावी समीकरण जो घमासान है उसके ऊपर बातचीत करने के लिए। विकास, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, क्या सबसे बड़ा मेन थ्रस्ट रहा, क्योंकि कानून व्यवस्था जिस तरह से उन्होंने सुधारी है उसका उन्होंने